जी स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को कवर करना है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव एक न्यू चैप्टर है जो हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में दो चीजें कवर हो रही हैं, एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और द सेकेंड वन इज वेव्स। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स आर कोरिलेटेड, इंटररिलेटेड, सो दे आर डिस्कस्ड इन सेम चैप्टर। अब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी और वो कॉन्सेप्ट होगा वाइब्रेशन का। वाइब्रेशंस क्या होती है, ठीक है। वाइब्रेशंस को समझने से पहले अगर मैं आपको कहूं कि एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और वो एक ओरिजिन ओ पॉइंट पर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है अबाउट इट्स ओरिजिन, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, और इस ओरिजिन के अबाउट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड अगेन, जब ये मूव करता है तो इसकी मोशन को हम वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी मोशन को इस तरह से, अगर आपको अंडरस्टैंड हो सके तो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरफ गया और फिर अगेन सेकेंड साइड पे, फिर दोबारा से दूसरी साइड पे और फिर दोबारा दूसरी साइड पे। अबाउट इट्स मेन पोजिशन और ओरिजिन इट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। अब इसमें ये डिफरेंट वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन नहीं है। अब मैं आगे जाके आपको सिंगल वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट भी दूंगी, तो पहले आप ये वाइब्रेशन समझ लें, वाइब्रेशन क्या होती है। आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि ये वाइब्रेशन है। इसी तरह अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लूं, तो ये एक, फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है जो कि अटैच्ड है विद इट्स एंड वन एंड, और यहाँ पर ये इसकी बॉडी जो है वो हैंग कर रही है। अब मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर सकती हूँ इसकी मेन पोजीशन से। आप ये इस तरह से ड्रॉ कर लें कि ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन, ओरिजिन है, और यहाँ पे पेंडुलम जो है वो डिस्प्लेस हो चुका है अपनी मेन पोजीशन से। अब ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के आइदर साइड पे, इस साइड पे या फिर इस साइड पे मूव करेगा, ठीक है। तो जिसकी मोशन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर एंड देयर, ये जो मोशन होगी ये मूव करेगा इधर 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 इधर। ये जो मोशन है इसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। खास किस्म की वाइब्रेशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस कौन सी होती हैं, खास किस्म की वाइब्रेशन होती है, आगे जाके अभी हम स्टडी करते हैं। और वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं, ऑसिलेट करना, ऑसिलेशंस, ठीक है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग हमारा टॉपिक है। मोशन को स्टडी करना, किसकी मोशन को, मास अटैच टू स्प्रिंग। एक मास है, एक बॉडी है विच इज अटैच टू स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच्ड है और हमने उसकी मोशन को स्टडी करना है। तो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से किसी मास को अगर हम अटैच करते हैं किसी स्प्रिंग के साथ, तो उसकी मोशन जो होगी उसको हम किस तरह से हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या इमेजिन करना है कि आपके पास एक ये बॉल है या जो भी स्टैंड है, और यहाँ पर इस स्टैंड के ऊपर एक मास, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं एम कहती हूँ, ठीक है, राइट। इट इज इन द मेन पोजीशन, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है, और हम इसको, इस मेन पोजीशन को 0 या ओरिजिन से मार्क कर लेते हैं। और दिस इज अटैच्ड विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। इस मास को क्या करते हैं, इसकी, ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है, ओरिजिन को, राइट। अब क्या करें कि अगर हम फॉर एग्जांपल
इस मास को कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मास को इधर फोर्स लगाऊं, अभी क्या है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। इस सिचुएशन में देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। अभी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है। सो वी कैन से दैट F इज इक्वल्स टू 0 हियर। और अब हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं इस स्प्रिंग को फोर्स लगाऊं टूवर्ड्स हियर, राइट। देन कुछ फोर्स लगाऊं टूवर्ड्स राइट साइड, देन this mass will displace towards right side, right? और this position is called A position. हम इसको A कहते हैं. This is called A. ठीक है. अब क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी. Force is acting on it right now. Force is acting on it right now. मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक. और मैंने फोर्स जो है वो इसको डिस्प्लेस करने के लिए, इसकी पोजीशन से, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए अप्लाई की. ये फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन है ये वाली. अब क्या है कि दिस मास विल मूव टूवर्ड्स हियर एंड इट विल नेवर स्टॉप्स हियर. यहाँ पर ये कभी भी इस पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा, ए पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा कि यहाँ से, अब पहले इसके पास कोई फोर्स नहीं थी, जब मैंने इसको फोर्स दे दी तो इसके अंदर एक फोर्स आ गई है. उस फोर्स के आने की वजह से ये मास जो है वो अब अपने अंदर एक फोर्स को जमा कर लेगा, और जब मैं इसको छोड़ दूंगी तो इट विल मूव टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. ये ट्राई करेगा कि अपनी मीन पोजीशन पर चला जाए, और इसकी ये मीन पोजीशन है. अब इसके पास जो फोर्स है दैट इज वेरी मच हायर. सो ये क्या करेगा, इस पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि इट विल कम हियर, राइट. ये यहां पर आ जाएगा, इट विल कम हियर. अब इसकी जो फोर्स है वो क्या करेगी, इसको जिसके अंदर स्टोर हुई है फोर्स, वो इसको कहेगी कि अब तुम दोबारा मूव करो टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाओ. और ये मास अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा. इस पोजीशन को हम B पोजीशन कहते हैं, राइट. तो टोटली हमने इस मास स्प्रिंग सिस्टम को डिवाइड कर दिया है इस B. दिस इज कॉल्ड B, दिस इज ओरिजिन एंड हियर इट इज A. अब इसको सिंप्लीफाई करके जरा पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक मास था ये वाला M, ये मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही. अब मैंने क्या किया कि इस मास को थोड़ी सी फोर्स लगाई टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये मूव कर गया टुवर्ड्स राइट साइड. अब जब मैं इसको छोड़ूंगी तो इसके ऊपर जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी वो इस स्प्रिंग ने अपने अंदर रिस्टोर कर दी. जब मैं इस मास को छोड़ूंगी तो ये क्या करेगा, इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन मीन पोजीशन, अपने ओरिजिन पर आने की कोशिश करेगा. लेकिन जैसे ही अपने ओरिजिन तक यहाँ तक पहुंचेगा तो इसके पास जो फोर्स है दैट इज मच मच हायर देन द जीरो. तो ये यहाँ स्टॉप नहीं होगा, बल्कि इट विल मूव टुवर्ड्स हियर, इस तरफ मूव करेगा, और इस तरफ मूव करने की वजह से इट विल कम हियर, ये यहाँ पर आ जाएगा. और ये जो है यहाँ पर आकर ये रुक जाएगा, और रुक कर for some instance it will stop here and it will go back towards its mean position. ठीक है, अपने मीन पोजीशन की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करेगा. और इसका ये जो सिस्टम है इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ट्राई टू मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, एंड और ये वाइब्रेशंस, ऑसिलेशन जो है वो होती रहेंगी until the drag force will stop this motion and it will come to its rest, right.
अब जो मैंने इस मास को मूव किया था, इसको फोर्स दी थी, मूव किया था, डिस्प्लेस किया था, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया था दैट वाज x। तो मैं इसको कहूंगी कि ये दिस डिस्टेंस इज x फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। दिस इज द x डिस्टेंस इन दिस सिचुएशन, जब मैंने इसको स्ट्रेच किया था, राइट। दिस इज कॉल्ड द x डिस्प्लेसमेंट। तो x जो है वो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले आप ये रख लें अपने जहन में कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद जो फोर्स मैंने अप्लाई किया ऑन द मास, वो आपको मैंने बता दिया, दैट इज F, ठीक है। और वो डिफरेंट केसेस में, फर्स्ट केस में जहां पर इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, ये अपनी मीन पोजीशन में पड़ा है, इसके पास कोई फोर्स नहीं है, दैट इज 0। और जब मैंने इस मास को फोर्स दी है, तो इसने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और तो इसके अंदर जो फोर्स जमा हो गई है, जो फोर्स इसके अंदर आ गई है, उसको हम कहेंगे कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। हम कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the change in the length x, ठीक है, लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट मैंने दी। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि मैं जितनी फोर्स अप्लाई करूंगी उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि फोर्स को मैं अगर इस तरह से लिखना चाहूं, तो इसका मतलब ये है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करवाना चाह रही हूं मैं इस मास को, उतनी मुझे फोर्स ज्यादा देनी पड़ेगी, या फिर जितनी मैं फोर्स दूंगी उतना ही ये डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साइड इट विल कवर्स, हियर और हियर, राइट। तो यहां से आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हुक्स लॉ। यहां से आपको समझ आ गया। अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो की F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाती हूँ जब, तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर हम इन सब टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स क्या है, आपको पता है फोर्स क्या है। फोर्स वो है, फोर्स सिंपली जो मैंने अप्लाई की थी, दिस इज द फोर्स। F x इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो फोर्स की वजह से आया था, या फिर जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया था, और k जो है दैट इज द कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्या है, और इसकी क्या रीजन है। तो नेगेटिव साइन जो है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट जब मैंने मास को, स्प्रिंग मास को, सिस्टम को, मास को डिस्प्लेस किया था फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, जो उसकी मीन पोजीशन थी। फॉर एग्जांपल दिस इज द मीन पोजीशन और ये ओरिजिन है। तो मास को जब हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, टुवर्ड्स राइट साइड, तो इस जब ये वापस अपनी पोजीशन पर आने, जब इसको मैं छोड़ती हूँ, रिलीज करती हूँ, तो ये मास वापस अपनी पोजीशन, ओरिजिन पर आना पसंद करता है। तो इस मास की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेगेटिव साइन है इट इम्प्लाइज दैट दिस मास ऑलवेज टेंड टू मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अब मैं अगर इस k की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो k की जो वैल्यू आती है दैट इज माइनस f ओवर x, राइट। आपको पता है कि k की वैल्यू को अगर मैं f की फॉर्म में, f फोर्स को अगर मैं लिखी हूँ कि f इज इक्वल टू f, यू नो f इज इक्वल टू ma है, तो मैं k की वैल्यू में इसको पुट कर सकती हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू ma ओवर x। और आपको पता है कि जब मैं एक्सेलरेशन, यहाँ से
एम ए जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो मैं एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। और आपको पता है कि के जो है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड एम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैथ चेंज नहीं हो सकता और के की वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती इस पूरे सिस्टम के लिए, सो दैट्स व्हाई दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। सो हम वी कैन से दैट a is directly proportional to minus x, right? Again, acceleration is directly proportional to displacement. This is the conclusion of this. So we can say that the horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion. ये एक simple harmonic motion की example है। अब यहाँ पे मैं आपको फोर्स के बारे में समझा दूं कि फोर्स जो है इसको क्या कहा जाता है, कि फोर्स जो है जो इस मैस के अंदर रीस्टोर होती है इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और रीस्टोरिंग फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स ये मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफा फिर से समझाने के लिए कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। वही फोर्स जो मैं कह रही हूँ कि जब मैस को, जिस स्प्रिंग को, मैस को जब हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिस्टम, ये मैस है यहाँ पर, ठीक है, मैस आपका ये है, और जब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स राइट पोजीशन और ये इसको जब रिलीज करूंगी तो ये मैस विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन की तरफ ट्राई करेगा। और इसके अंदर ये क्यों करेगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज फोर्स, और ये जो फोर्स इसके अंदर रिस्टोर हो चुकी है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ये जो मैस है ये ट्राई करता है टू कम बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट विल मूव बैक एंड फोर्थ, राइट। और यहाँ पे वाइब्रेशंस होती है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी सिंपल, इसको हम कहते हैं कि द फोर्स always pushes or pull the objects performing oscillatory motion toward the mean position. A force always pushes or pulls the object performing oscillatory motions towards its mean position, right? आइए स्टूडेंट्स इसको हम एक एनर्जी की फॉर्म में भी स्टडी कर लेते हैं और कुछ चीजें जो रह गई हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमने यही देखा कि ये एक मैस है और ये यहाँ पर इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये अपनी मेन पोजीशन ओ पर पड़ा हुआ है, राइट। अब बिल्कुल ये रेस्ट पर है और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये डिस्टेंस कवर करता है टुवर्ड्स हियर, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करता है। जब ये डिस्टेंस कवर करता है यहाँ पर इट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन ए, दिस दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन ए। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये आया, हमने इसको फोर्स दी, यहाँ पर ये आ गया, और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इसको मूव करवाएगी टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अब क्या होगा कि जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, इसके अंदर जो फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, ठीक है, और इस मीन पोजीशन पर आकर वो हो जाएगी इक्वल टू 0। और क्या होगा कि जैसे ही ये अपने इस मीन पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर आते आते इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी,
क्योंकि ये जल्दी से अपनी मेन पोजीशन को गेन करना चाहता है, और इसकी स्पीड इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर इनर्शिया आएगा, इनर्शिया की वजह से इट विल नॉट स्टॉप हियर बट इट मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यहाँ पर आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वो यहाँ आएगा अपने सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, इस सेकंड बी एक्सट्रीम पोजीशन पर इट विल स्टॉप हियर। अब यहाँ पर इसकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और इट विल अगेन मूव टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन ओ, ठीक है, और ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। और जब ये मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स इट्स बी एक्सट्रीम पोजीशन, इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और रीस्टोरिंग फोर्स जो है दैट विल टेंड टू इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी इस साइड पे। अब दोबारा जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा तो अगेन इसकी फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगी, और यहाँ पर आकर इक्वल टू 0 हो जाएगी, और स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। अब इसको काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पर क्या होगी। जब ये मोशन कंटिन्यू होती है तब यहाँ पर जब बॉडी पहुंचती है अपने टुवर्ड्स राइट साइड पे, तो काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर क्या होगी, मोशन नहीं है, स्टॉप हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी इज 0, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, राइट। हियर जब इसकी मेन पोजीशन की बात करें, अगर हम मेन पोजीशन की बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो 0 पर आ गई है। और जब हम दोबारा से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाएं तो काइनेटिक एनर्जी अगेन जो है वो 0 हो जाती है, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोजीशन को मूव करवा रही है, राइट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो, इसका मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसको देखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अब टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। जब कोई मैस अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर वहां से सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन से होता हुआ वापस अपनी मेन पोजीशन पर आता है, इस पीरियड को, इस पूरे फिनोमेना को टेक प्लेस होने में जितना टाइम लगता है उसको हम वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई m ओवर k। और यहाँ से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए जरूरी है कि जो टाइम पीरियड है मैस स्प्रिंग सिस्टम का वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मैस पर और एक k पर। अगर तो किसी भी सिस्टम का मैस ज्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, बिकॉज दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। और अगर उसका कांस्टेंट जो है देखिए उसकी वैल्यू तो आपको पता है कि सेम ही रहती है, तो ये जो मैस है इस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, राइट। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।